आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश वकील साहब। एक ऐसा प्रोग्राम जहां कानून को मुश्किल इस्लाहत से निकालकर आम आदमी की ज़बान में समझाया जाता है ताकि हर शख्स अपने हुकूक से वाकिफ़ हो और इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता जान सके। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसके बारे में मालूमात की कमी की वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने कानूनी हुकूक से महरूम रह जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ख़ानदानी जायदाद का तनाज़ा हो, घरेलू अज़दवाजी मसला हो, किराएदारी का मामला हो, फौजदारी मुकदमा हो या बैंक और कर्ज से मुताल्लिक कोई कानूनी पेचीदगी हो, तो अक्सर लोग सिर्फ इसलिए कानूनी मदद हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त कानूनी इमदाद का बाकायदा निज़ाम मौजूद है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़रियाब जमाल रिजवी साहब। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब ज़रियाब जमाल रिजवी साहब का। शुक्रिया रियाज साहब बुलाने के लिए, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपके साथ इस अहम प्रोग्राम में आपके साथ शिरकत कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जमाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बताइए कि आपके मुफ्त कानूनी इमदाद क्या है और इसका बुनियादी मकसद क्या है? ये एक बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। आज के जो हमारा प्रोग्राम है इसमें मुफ्त कानूनी जो है सपोर्ट जो हम सरकार एक्सटेंड करती है आम लोगों के लिए, इसके लिए अवेयरनेस जो है पब्लिक में है नहीं जी। ये जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके आर्टिकल 39A के अंदर स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो हर इंसान को जिसको ज़रूरत हो उसको लीगल एड प्रोवाइड करे जी। इसके तहत एक लीगल सर्विस एक्ट पास हुआ 1987 में जी। जिसके अंदर ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया कि जो भी आदमी औरत और एक अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइंड है कि हर इंसान को ऐसा ना हो कि वो किसी वजह से उसको कानून किसी कोर्ट में कहीं लीगल सपोर्ट की ज़रूरत हो और वो महरूम रह जाए। इसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर एक डिफ़ाइन किया गया है। आपको मैं और मज़ीद आगे फिर इसके बारे में एलैबोरेट करता हूँ। जी जी जी। किन लोगों को कानून के तहत मुफ्त कानूनी इमदाद हासिल करने का हक है? क्या सिर्फ कम आमदनी वाले लोग ही इसके अहल होते हैं या ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, माजूर अफराद, SC ST वगैरह तबकात के लोग भी इसमें शामिल हैं? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि आम तौर से यही माना जाता है, लोगों की जो एक जनरल बिलीफ हो जाता है कि जो सिर्फ फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं उन्हीं के पास उन्हीं को इसकी सपोर्ट मिलती है। ऐसा नहीं है, कानून काफ़ी लोगों के लिए हेल्प करता है। क्राइटेरिया सेक्शन 12 के अंदर एक्ट में प्रोवाइडेड है जहाँ पे मल्टीपल जो कैटेगरीज हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। एक तो फीमेल्स, औरतें जो भी किसी भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस कोई भी हो जी। हिंदुस्तान की सबसे वेल्दी फैमिली से हो या सबसे गरीब, फाइनेंशियल क्राइटेरिया है ही नहीं। कोई भी उम्र, कोई भी हैसियत आपकी फाइनेंशियल हो उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको लीगल एड की ज़रूरत है तो आपको वकील और लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो भी हैं उनके लिए भी कोई भी उम्र, कोई भी हैसियत कोई मानी नहीं रखती। बच्चे, 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो मेंटली डिसेबल्ड लोग जी। जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं जिनको और कोई विजन में या और अलग अलग जो तकलीफ़ात में वो मुब्तला हैं, वो सब लोग को दी जाती है। हत्तल इम्कान मैं कहूँगा कि ये हद है कि बस बहुत ही थोड़े से लोग इससे रह जाते हैं क्योंकि जो अदरवाइज़ भी जो जनरल कैटेगरी है जो इन सारी कैटेगरीज़ में नहीं आते, वो सिर्फ उनके लिए फाइनेंशियल एक क्राइटेरिया डिफाइंड है जी जी। जैसे कि जनरल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह तक में दिल्ली में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं, बट जैसे दिल्ली के अंदर 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है 3 लाख रुपए तो
आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाई कोर्ट में वो इनकम 4 लाख में है जी। और सुप्रीम कोर्ट में उसको और ऊपर करके 5 लाख तक किया 5 गया लाख है। तक कर दिया। तो ये काफ़ी है। हमारा मानना है कि इसमें ज़्यादातर लोग कवर हो जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो पब्लिक को, जिसकी अवेयरनेस कम है, और हम सब कोशिश करते रहते हैं कि जैसे आप लोग के ज़रिए से भी यहाँ पे काफ़ी लोग को पता लगेगा और जो काफ़ी मुफीद होगा लोगों के। अगर किसी की 3 लाख से ज़्यादा पूरे साल की इनकम है, लोअर कोर्ट में या मैट्रिमोनियल्स वाले जो केसेस होते हैं, अक्सर ज़्यादातर ख़वातीन को अक्सर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मुफ्त कानूनी मदद की। तो अगर उनकी 3 लाख से ऊपर हर मैट्रिमोनियल केस है किसी भी तरह का, तो क्या वो इस ज़ुमरे में आते हैं? ख़वातीन हैं तो वो आती हैं। अच्छा। ख़वातीन के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ख़वातीन के लिए फाइनेंशियल लिमिटेशन है ही नहीं। अच्छा अच्छा। उनके लिए वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हो, बट अगर लगता है उनको कि मुझे लीगल एड की रिक्वायरमेंट है तो उनको लीगल एड दिया जाएगा, उनको कोई वापस नहीं वहाँ से भेजेगा। हाँ, अगर उनके शौहर या और जो मर्द हैं उनकी 3 लाख रुपए से ऊपर है और वो शेड्यूल कास्ट में नहीं आते और वो सीनियर सिटीजन में नहीं है, तब हाँ उनको अपना दिखाना पड़ेगा कि वो 3 लाख से कम या तो कमाते हैं, अगर कमाते हैं, अदरवाइज उनको जो है नहीं मिलेगी। जी। अच्छा, इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल है जो इससे ही ताल्लुक़ रखता है, इसी मामले से ताल्लुक़ रखता है। अगर किसी शख्स को मुफ्त कानूनी इमदाद की दरकार हो तो वो दरख्वास्त कहाँ और कैसे दे सकता है? क्या ऑनलाइन दरख्वास्त देना और हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए भी ये सहूलियत दस्तयाब है? फिर एक आपका अहम सवाल है, क्योंकि हमारा लीगल एड है मगर वो अप्रोचेबल ना हो। जी जी। इस वजह से जो इसको डिज़ाइन किया गया है वो मल्टीपल लेयर में डिज़ाइन किया गया है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक दफ्तर होगा। उस दफ्तर में आपका फ्रंट ऑफिस में आप जाएं और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताएं। वहाँ फ्रंट ऑफिस पे एक वकील साहब बैठे होते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। अच्छा। और आपका केस एग्जामिन करेंगे। कुछ पहलुओं पे वो देखते हैं कि आपका केस क्या उसी जुरिस्डिक्शन में आता है। ये तो नहीं है कि मसलन आप दिल्ली गए और आपका केस बंगाल में है, उड़ीसा में है, तो क्या उस जुरिस्डिक्शन में आता है, उस कोर्ट के अंदर आता है, आप बाकी एलिजिबल हैं क्या। इनिशियली तो आपको पहले लीगल एडवाइस देंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, लीगल एडवाइस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेंगे, फिर वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग कमेटी को जाता है। अब तो इससे क्या होता है कि आपका ज़िले के अंदर ही, आपको कहीं दूर नहीं ट्रैवल करना और आप फ़ौरन से फ़ौरन अपनी लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आगे क्या है कि वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक स्क्रीनिंग कमेटी के पास फॉरवर्ड की जाती है। वो कमेटी एग्जामिन करके आपको ग्रांट ही करती है। अगर इसमें टाइम तकरीबन कितना लग जाता है? देखिए, एप्लीकेशन डालने से फर्स्ट तो आपको लीगल एड वही मिल रही है जो आप फ्रंट ऑफिस में आप डिस्कस करके आ रहे हैं अपना इशू। अगर केस फाइल करना है, केस में रिस्पॉन्ड, आप अपोजिट पार्टी हैं और आपकी कल डेट लगी है तो कई बार इमीडिएट भी आपको हेल्प की जाती है अर्जेंसी पे। अदरवाइज डिपेंड करेगा, मैं हर एजेंसी के लिए नहीं कह सकता, हर एजेंसी के लिए। बट दिल्ली में जहां हम ज़्यादातर एसोसिएटेड भी रहते हैं, टर्न अराउंड टाइम काफ़ी क्विक है। 3 दिन से हफ्ते भर के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके वकील आपको दे दिया जाता है। आपके पहले सवाल को आगे ले जाते हुए, अब आपका केस मसलन हाई कोर्ट में है, ये तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बताया, तो हर हाई कोर्ट में लीगल सर्विस का दफ्तर होगा। अच्छा। आप वहाँ पे अप्रोच करें। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में, अब मसलन सुप्रीम कोर्ट है और आप जो है केरला से हैं, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस के आप दफ्तर आएँ, वो तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप दफ्तर आएँ, वहाँ एप्लीकेशन दें, फिर 7 दिन रुकें। तो आपका जो स्टेट का बॉडी है आप उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट ने स्कीम्स जो निकाल रखी हैं, इसका बेसिक कोर में मकसद तो वही है कि ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी बिना लीगल रिप्रेजेंटेशन के किसी केस में उसको सज़ा हो जाए या उसको अपने राइट्स का। हम बहुत काबिल होते हैं, हम बहुत सब कुछ होते हैं, मगर लीगल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और एक और रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है हमारी कि कोई
जो है तबके से कोई पहुंचा है, या तबका भी जी, आप जी। मत कहिए, कह सकते हैं कि फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हैं, या कोई सर्कमस्टेंस में जिनके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इतने एक्सपोज नहीं है, कभी लीगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जी, जी, जी। आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, जी, जी। सडनली आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया लेट से, और आदमी आपके यहाँ का जो एक जो आपका घर का फर्द था, जो सोसाइटी को फेस करता था, जिसको सब पता था, उसको अरेस्ट हो गया हो। जी, जी, जी। अब आपको पता नहीं कि इस हालात में मैं क्या करूं, जी, मैं जी। किसके पास जाऊं, तो आप सडनली कोर्ट के अंदर वॉक करते हैं। जी। आपको कौन कहाँ ले जा रहा है, रियलिटीज हमारे कोर्ट के सिस्टम्स में भी हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऑथराइज नहीं हैं, सॉलिसिटेशन हमारे प्रोफेशन में अलाउड नहीं है, बट उसके बावजूद लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि वकील भी नहीं हैं कई सारे लोग। अच्छा वकील साहब, मेरा एक सवाल इसी कड़ी में है, बड़ा ज़रूरी सा सवाल एकदम जहन में आ गया। वो सवाल ये है, मान लीजिए कोई रहने वाला दिल्ली का है या किसी स्टेट का है, और दूसरे स्टेट में उसके ऊपर मुकदमा कोई लग गया है, वो किसी परेशानी में आ गया है, तो क्या वो दूसरी स्टेट में जाके लीगल एड हासिल कर सकता है, फ्री लीगल एड? बहुत ही अहम सवाल हैं आपके, और सारे सवाल एक से सब रेलिवेंट आपके सवाल हैं। तो उसके हिसाब से इसका जवाब यही है कि हम ये लीगल एड पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हमारा केस बॉम्बे में है, हम रहते दिल्ली में हैं, तो हमें लीगल एड बॉम्बे में ही चाहिए जी। अब केस टू केस डिपेंड करता है, मसलन हम अक्यूज हैं तो हमें तो जाना ही पड़ेगा जी, जी। वहाँ पे पेश होने, तो हम वहाँ की जो लीगल एड की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट का है, हाई कोर्ट का है, जो भी आपका केस है, आप वहाँ डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। सिविल मैटर है जिसमें आपको वैसे नहीं जाना, तो आप कोशिश करके या तो अपनी स्टेट बॉडी से या नालसा से कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। हावेवर मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो जाके मिलना तो बेहतर ही रहता है। थोड़ा एडवाइस तो मैं ये करूँगा कि क्योंकि आप को इवेंचुअली वकील मिलेगा, उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, चीज़ें होंगी, वो तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए। बट हाँ, ऐसा है कि कोई मजबूरी है और ऐसा है तो आप नालसा की हेल्पलाइन के ज़रिए कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। वहाँ मैं माजरत के साथ आपको रोकूंगा, जब हम अपना नंबर इसको डालेंगे नालसा वाला हेल्पलाइन, वो तो डालेंगे, अपने ज़बान से भी आप हमारे नाजरीन को नंबर बता दें। नालसा का जो हेल्पलाइन नंबर है 15100, इस पे आप जो है कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी सपोर्ट इस पे वहाँ पे आंसर होता है और पूरा ट्रैक रखा जाता है। वहाँ दूसरे एंड पे नालसा की तरफ से लॉयर्स बैठे होते हैं हेल्पलाइन पे, जो आपसे डिस्कस करते हैं। और कई बार आपको सिर्फ लीगल डिस्कशन करना होता है, कई बार किसी केस के लिए हेल्प चाहिए होती है, जी, जी। तो आपको डायरेक्ट किया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो नंबर है, इंडिया में कोई कहीं भी रहने वाला हो, बसने वाला हो, वो इस नंबर के जरिए मदद हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा वकील साहब, फौजदारी मुकदमात में ज़ेर हिरासत या गरीब मुलजमान के लिए लीगल एड डिफेंस कौंसिल निज़ाम क्या है और ये आम सरकारी वकील से किस तरह मुख्तलिफ है? तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो है वो, उसमें गवर्नमेंट जो स्कीम के साथ आई है उसने फुल टाइम वकील रखे हैं, जो वकील अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़ के सिर्फ ये काम करते हैं। तो उससे गवर्नमेंट का मकसद ये है कि एक आदमी जो कई बार कोई कंप्लेंट करता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में वकील साहब मसरूफ़ हैं और कुछ है, तो गवर्नमेंट ने एक जो टोटल केसेस आ रहे हैं इमीडिएट हेल्प जी, कि उनको उन्होंने LADC अपॉइंट किया फलां कोर्ट में या फलां 2 कोर्ट में, ये LADC ये वहाँ पे हैं। जैसे प्रोसिक्यूशन के साइड से वकील होते हैं, जो सरकारी वकील जिनको कहते हैं, वैसे ही डिफेंस की तरफ से ये वकील फुल टाइम वहाँ पे हैं। अगर कोई अक्यूज्ड अनरिप्रेजेंटेड है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उनके वकील नहीं भी हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो LADC की ड्यूटी है कि वो उनको रिप्रेजेंट करे, सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली अगर अक्यूज मना कर देता है कि मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, तब की तो अलग बात है। मगर जो इनकी ड्यूटी है वो जो है उनको रिप्रेजेंट करने की है। नॉर्मल जो सिस्टम एग्जिस्टिंग है वो अब भी है कि जहाँ क्रिमिनल साइड पे भी अलग अलग कोर्ट लेवल्स पे पैनल्स होते हैं।
हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड पैनल्स होते हैं, जैसे एमएम कोर्ट्स के लिए अलग होते हैं, महिला कोर्ट्स के लिए अलग वकील होते हैं, और आपका पॉक्सो के लिए अलग पैनल्स बनाए जाते हैं। सो एएसजे पैनल के लिए, हीनियस क्राइम्स के लिए, जो लीगल अथॉरिटीज़ जब इंटरव्यूज़ वगैरह करती हैं तो आपका एक्सपीरियंस देखती हैं कि किस एक्सपीरियंस के आप हैं, और इन सारे चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद वो इन पैनल्स को बनाते हैं। जो कैंडिडेट्स जिनके पास्ट एक्सपीरियंस होता है, हिस्ट्री होती है, उन लोग को इन पैनल्स में रखा जाता है। हालांकि जबकि एलएडीसी पैनल में भी ये सारी क्वालिफिकेशन होती हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है वो ये है कि मुफ्त कानूनी इमदाद में तजर्बेकार वकील नहीं मिलते हैं। क्या ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि ऐसा ही होता है? अगर गवर्नमेंट इतनी बड़ी मशीनरी चला रही है जी जी जी, जिसमें वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, वहाँ इसीलिए मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं। फर्स्ट चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है कि वहाँ पे सिटिंग जजेस उसके मेंबर्स हैं, जी, उस कमेटी के मेंबर्स हैं। जब हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, मसलन हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में इंटरव्यूज़ होते हैं, तो जब इंटरव्यू लिया जाता है तो सिटिंग हाई कोर्ट जजेस हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आप उसकी सीरियसनेस को समझिए कि ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल आउटसोर्स कर दिया गया है काम, कि कोई भी पैनल बना के दे दे। मल्टीपल जजेस अलग अलग पैनल्स में बैठे होते हैं जो कि हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, कि वो हमारी फिटनेस को देखते हैं। सेकेंडली, अलग अलग कैटेगरी में, मसलन एमएम कैटेगरी में एक एज एक्सपीरियंस सेट किया जाता है, एएसजे पैनल में अलग, कंज्यूमर, अलग अलग किस्म के पैनल्स के लिए एज क्राइटेरिया, प्लस फिर आपको देखा जाता है कि आप का एक्सपीरियंस कितना है इन टर्म्स ऑफ उस कैटेगरी के केसेस में, कि आपने काम किया भी है नहीं है, आपके जजमेंट्स वगैरह आपसे मांगे जाते हैं, और बाकी आपकी ओवरऑल एक परफॉर्मेंस पे, क्योंकि यही सारे पैरामीटर्स हैं जिसको एग्जामिन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अब इतने साल से ये चल रहा है, 1987 में एक्ट आया था, तो आप अगर कहिए कम से कम 25-30 साल से तो ये सिस्टम चल ही रहा है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है, जिससे क्योंकि मॉनिटरिंग है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा। यूजुअली सेकंड इन कमांड जो जजेस होते हैं कोर्ट्स के, वो इसके सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो उस लेवल पे सीरियसनेस पे इसको लिया जाता है। देयरफॉर एंड डायरेक्ट, क्योंकि कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी पे है। एट द एंड ऑफ इट, अगर आदमी अनरिप्रेजेंटेड चला जा रहा है इस सारे सिस्टम के बाद, तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक धब्बा मानते हैं। एक सवाल और जो मेरे जहन में आया, मुझे नहीं पता लोगों को बाहर इस चीज़ का सामना करना पड़ता होगा या नहीं करना पड़ता होगा। अगर कोई सरकारी वकील, किसी को सरकारी मदद हासिल हो गई है और उनका सरकारी वकील कुछ पैसे उनसे मांगना चाहे अलग से, या वो किस तरह से चीज़ों को घुमाए कि जहां उसको मजबूर होके सरकारी वकील को पैसा देना पड़े अपना काम कराने के लिए, तो उस हालत में वो जो परेशान इंसान उस वकील के पास गया है मदद लेने के लिए, वो क्या करे? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? कोई भी सोसाइटी, जी, उसमें लोग वही होते हैं जो आम सोसाइटी में दिख रहे होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई वकील ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है किसी के साथ ऐसा गुजरे, मगर जो अथॉरिटीज़ हैं हमें बिल्कुल मना है कि हम इस कैटेगरी के लोग जो वकील हैं वो किसी से कोई भी पैसे मांगे। अगर कोई मांगता है या और भी किसी वजह से आपको आपके वकील से इत्तेफाक नहीं रखते, उसकी अप्रोच से इत्तेफाक नहीं रखते, आप सिंपली सेक्रेटरी जो होते हैं अथॉरिटी के, उनके पास आप जाएं, उनको कहें कि हमें ये वकील नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई और वजह भी है, ये वजह तो सीरियस भी वजह है, कोई और वजह भी है, आपको कोई वो आ नहीं रहे टाइम से, कुछ है, तो आप उनको लिख के दें। और बहुत ही अथॉरिटीज़ इसको सीरियसली लेती हैं और आपको दूसरा वकील प्रोवाइड करेंगे। क्या उसमें आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है? नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में आवाम तक मुफ्त कानूनी इमदाद की मालूमात क्यों नहीं पहुंच पाती, और हुकूमत, वकला और मीडिया इस को बड़े पैमाने पर मतलब क्या करें, क्या अपना रोल अदा कर सकती हैं? जो इनिशिएटिव्स, हम क्योंकि उन बॉडीज़ से मैं काफ़ी एसोसिएटेड रहा हूँ, तो मैं जो एफ़र्ट्स देखता हूँ कि बॉडीज़ काफ़ी एफ़र्ट्स करती हैं। रेगुलर अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, जो
टारगेट जो लोग हैं जिनको उनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लोग हैं, स्कूल्स में कैंप्स लगाते हैं, जो डिप्राइव सोसाइटीज़ हैं उनके यहाँ जाके कैंप्स लगाते हैं, म्यूनसिपल स्कूल्स में जाते हैं, रेलवे स्टेशंस पे बैठते हैं, डीएम ऑफिसेज में कैंप्स लगते हैं। और इन सब की आपको बताऊं मैं रेगुलर ड्यूटीज़ होती हैं। अच्छा। जो वकील, और इसमें ऐसा नहीं कोई कोर्ट स्टाफ जाके बैठ रहा है, वकीलों की ड्यूटी होती है, इनमें यूनिवर्सिटीज़ में कैंप्स होते हैं। अब वही है कि गवर्नमेंट मसलन ये आपकी ट्रैफिक होती है, ये भी जो चालान वाले कोर्ट्स होते हैं, ये पूरी लोक अदालत नालसा कराती है। सो बहुत एफर्ट्स वो लोग कंटिन्यूस करते हैं, और ये एवरी मंथ इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। अवेयरनेस कैंप्स हैं, नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं, मॉल्स में जाके होते हैं। तो इसमें सिर्फ वकील ही नहीं, इसमें जो है पैरालीगल वॉलंटियर्स भी एसोसिएट करते हैं, जो फुल टाइम पैरालीगल वॉलंटियर्स एसोसिएटेड रहते हैं डिप्राइव सोसाइटीज़ के अंदर अंदर इलाकों में जाके लोगों के से बातें करके उनके फॉर्म फिल कराते हैं, क्योंकि कई लोग फॉर्म भरने में भी उनको मुश्किल होती है। तो ये भी एक बहुत जो है अवेयरनेस चल रही है। मगर हाँ, रियलिटी एक ये है कि शायद हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि अवेयरनेस अभी भी हम कंप्लीट नहीं है। आपके तजर्बे में, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी बात है मौजूद कि किसी को लीगल एड की ज़रूरत पड़ी हो, किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो और उसको इस फ्री सरकारी लीगल एड की मदद से फिर फ़ायदा हुआ हो? वैसे तो ये रोज़मर्रा की बात है और बहुत लोगों को फ़ायदा होता है इस पूरे एफर्ट से। मतलब हम जब फ्रंट ऑफिस ड्यूटी करते हैं, लोग आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने क्या क्या उनको फेस कर रहे हैं। मैं कई साल पहले एक डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी के साथ एसोसिएटेड था। वहाँ पर जो है एक बुज़ुर्ग औरत थी, उनको उनके बच्चों ने मार पीट के पूरा लहूलुहान कर दिया था। अच्छा। वो बेचारी उनके पास कोई रास्ता नहीं था और ऐसी हालात में वो हमारे पास आई थी जी। लीगल एड के लिए अथॉरिटी के ऑफिस। तो उनको पूरा सपोर्ट किया गया। अच्छा। उनका घर खाली कराया गया, उनके बच्चों को निकाला गया, अंडरटेकिंग्स ली और प्रोसीडिंग उनके खिलाफ हुई। एक सिमिलरली एक अभी कंज्यूमर केस था जिसमें एक आदमी की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसकी आंखें की रोशनी चली गई थी। अच्छा। और वो नीचे दोनों फोरम्स में हारा था और नेशनल कमीशन में जाके उसका जो है कोर्ट ने जो है पूरे दोनों ऑर्डर्स को रिवर्स किया और कई लाख रुपए का उसको कंपनसेशन दिया गया। अच्छा। काफ़ी रिपोर्ट हुए ऐसे भी जजमेंट्स वगैरह, और ऐसे मतलब रोज़मर्रा के हैं। मैं बता कितना आपको बताऊं, मगर ये जो है ये बहुत मैं वही कह रहा हूँ कि ये जिन लोग को पता है वो इसका बहुत उनको फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि आप कई लोग ऐसे हैं जो कानून की में सारा कुछ है मगर वो बेचारे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। जी, मेरे सवाल पूछने का दरअसल मैंने इस वक्त ये सवाल नाजरीन बन के पूछा, हमारे ऑडियंस बन के पूछा, क्या लीगल एड तो मिलती है, उससे कोई फ़ायदा भी होता है? अच्छा, आप मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और अभी आपने उम्मीद पोर्टल और रजिस्ट्रेशन वगैरह तमाम तर चीज़ें दी। इस थोड़ा सा मुख्तलिफ ये सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा अलग अलग वक्फ बोर्ड कमेटियाँ हैं वो अपने काम जिम्मेदारी से कर रही हैं? मैं कुछ उन पर सवालिया निशान नहीं है, कहीं कोई कमी है तो मैं चाहता हूं कि मैसेज जाए। ये भी एक एडिशनली मेरे पास एक रोल है, वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर हूं। जी। तो अब हमारा टेन्योर 5 साल का होता है, तो 5 साल कंप्लीट होने को आए हैं। मगर इन 5 साल में जो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया और जो मैंने उन चीज़ों को वहाँ देखा, देखिए जब हमने बोर्ड का हमें मिले और उस वक्त सारे ऐसे बोर्ड ज़्यादातर थे जी। उनमें एक तो फाइनेंशियली बैंकरप्ट बोर्ड्स थे जी। मिस मैनेजमेंट कहिए, 36 महीनों से लोगों को तनख्वाहें नहीं गई थी जी। और बहुत सारी एलिगेशंस थी जी। आज 5 साल बाद भी तनख्वाहें वगैरह तो रेगुलर हैं और काफ़ी कुछ है। मगर जो अब वक्फ का मैनेजमेंट क्या सही हो गया है बिल्कुल, मैं अगर ये कहूँगा तो मैं इंसाफ की बात नहीं करूँगा। जी।
इंसाफ ये नहीं होगा कि बोर्ड सही से जो वक्फ का मैनेजमेंट है जी वो सही हो रहा है। एक बहुत बड़ी कई सारे इश्यूज हैं जो इतने मुख्तसर वक्त में मैं बताना नहीं, मुश्किल है, मैं- मगर अगर इन शॉर्ट करूं कहूं तो एक तो रिसोर्सेज, जी अगर कोई एलिगेशन है किसी के ऊपर तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। जी जी हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है बोर्ड में, जी जी हमारे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। आमतौर से देखा गया है कि जो दो कंटेस्टिंग पार्टीज होती हैं जी उन दोनों कंटेस्टिंग पार्टीज के कई बार जी जो मकसद होते हैं वो बिल्कुल ही अलग चलिए मैं समझ गया, ये थोड़ा सा क्योंकि सवाल जी, भी मुख्तलिफ तक वास्ट जी, एरिया है जी, वक्फ बोर्ड वाला, क्योंकि आप वक्फ जी। बोर्ड के मेंबर भी इंशाल्लाह हैं। फिर जी, जी। किसी और आखिर में चलते चलते मुख्तसर में हमारे व्यूवर्स के लिए, नाजरीन के लिए, प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल शायद है ये कि अगर किसी को लीगल एड चाहिए, सरकारी लीगल एड चाहिए, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सरकार ने बहुत इजी कर रखा है। फॉर्म होते हैं हमारे यहाँ, जब आप लीगल एड में आएंगे तो एक बेसिक फॉर्म होता है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का, हस्बैंड का क्या नाम है, पता क्या है, आधार कार्ड की कॉपी लगा दीजिए। उसके साथ अगर कोई पेंडिंग केस है तो उस केस के डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, कोई केस डालना है तो उस केस के डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। अगर आप इनकम कैटेगरी के में आते हैं कि आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ऊपर हैं तो एक बेसिक एफिडेविट आपसे मांगा जाता है जो आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अटेस्ट करा के दे सकते हैं। जी जी और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है इन अथॉरिटीज़ में नहीं होता। फिर उसके बाद आपको जो वकील दिया जाता है, वकील से कोऑर्डिनेट जी, करके तो फिर उनको तो आपको डॉक्यूमेंट्स वही वगैरह सब देने अपना हैं। बता देते हैं। बट हाँ, इजी बहुत एक सिस्टम है, और ताकि मतलब घबराए नहीं, घबराना नहीं है, वहाँ जाएं और जी, आपको मदद की बिल्कुल, जाएगी। बस बिल्कुल। चलते चलते आखिर जी। में हमारे इसी तरह के व्यूवर्स के लिए आप मुख्तसर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी मुश्किल में हैं, कोई लीगल चीज़ को फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं आप लोग के लिए, जी और कई बार अवेयरनेस की वजह से हम उनको नहीं अवेल कर पाते। इसी उसमें लीगल एड की भी है। आम तौर से बहुत काबिल वकील होते हैं। आप जाइए, आप उन वहाँ पे अप्रोच करिए अथॉरिटी, अगर आप उन क्राइटेरिया में आते हैं, और इंशाल्लाह आपको ज़रूरत ना पड़े, मगर अगर पड़ती है तो खुदा न खास्ता आप जाएं और अवेल करें, और मदद वहाँ से आपको मदद वहाँ से ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया ज़रियाब साहब, आप इतना कीमती वक्त अपना छोड़कर, जो अपने इम्पोर्टेंट आपके रोज़ाना के काम होते हैं, कोर्ट की मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे नाजरीन के लिए मुनसिफ टीवी में तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे उन नाजरीन को बताएं जिनको फ्री लीगल एड की ज़रूरत है। मुझे लगता है मुकम्मल वो प्रोग्राम है कि जिसमें किसी को अगर फ्री लीगल एड की ज़रूरत है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स जानने ज़रूरी होते हैं जिसमें फ्री लीगल एड चाहिए होती है, वो इस प्रोग्राम में ज़रूर आ गए होंगे। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर हमें या हमारे जानने वालों को फ्री कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।